और फिर राजेंद्र पाल गौतम साहब किस हैसियत से वहाँ गए? उनको कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा था, या मैं शब्द मेरे तीखे हैं कि मुंह उठाया, जिधर को चाहा उधर को चल दिए? अरे भैया, आप लखनऊ शहर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ जो कोई जाएगा वो भी माने बहन जी के पास चला जाएगा। आप क्या मकसद लेकर के गए हो? मकसद तो पहले वहाँ पर रजिस्टर कराना चाहिए, पहुँचाना चाहिए कि नहीं? तुम मंत्री थे, खाद के मंत्री थे, क्या किया तुमने मंत्री पद लेकर के? अरे भाई, जिस मंत्री पद पर आप पहुँचे वो संदीप वाल्मीकि जी का मंत्रालय था। संदीप वाल्मीकि को जब आप पार्टी ने उसमें दखल दिया, उसको जेल दिखा दी, तुम्हारा मुंह तो नहीं खुला था। तुम अगर समाज के कल्याण करता थे तो तुमको तो बोलना चाहिए था, लेकिन तुम अपने स्वार्थ में नहीं बोले, आप पार्टी में नहीं बोले। फिर उसके बाद जब आपके साथ ये हो गया तो फिर दूसरे वाले नहीं बोला, राजकुमार। और फिर जब राजकुमार के साथ हुआ वो भी तो चले गए दूसरी जगह। इसलिए उनका कोई मकसद नहीं था, केवल मात्र लखनऊ गए, उधर से। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी कुछ दिन के पहले की बात है, इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के नेता हैं राजेंद्र पाल गौतम घूमते घूमते चले गए बीएसपी कार्यालय में। अब वहां से बैरंग लौट आए तो सवाल उठ रहा, पूरे मीडिया में चर्चा है, आखिर बहन जी के पास जाना और बैरंग लौट आना क्या मामला है, क्या दर्शाना चाहते हैं? और दूसरी तरफ क्या हर कोई ऐसे जब मर्जी उठाए और चल दे तो क्या ऐसे मुलाकात होता है? अब सवाल होता है कि बहन जी मुलाकात नहीं करती तो क्या ऐसे घूमते घूमते कोई सोनिया गांधी से मिलने चला जाए? क्या अरविंद केजरीवाल से कोई घूमते घूमते चला जाए मुलाकात करने? क्या अरविंद केजरीवाल समय देंगे? राहुल गांधी देंगे समय? लेकिन यहाँ सवाल नहीं उठाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर बड़े लोग हैं। बहन जी गरीबों की रहनुमा है, गरीबी की बात करती हैं, इसलिए सवाल उठाया जा रहा है मीडिया में कि बहन जी कितना घमंडी हो गई हैं, लोगों से मिलती नहीं है। इस तरह से चर्चा मीडिया में चल रहा है। तो आज समझने के लिए मैं आया हूँ, एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी हैं, उनसे समझूंगा कि आखिर जो राजेंद्र पाल गौतम अपने ग्रुप के साथ वहाँ मिलने गए थे, क्या लगता है कि क्या राजेंद्र पाल गौतम वाकई में दिल से मिलने गए थे या केवल एक कोई स्टंट था? तो खुद एडवोकेट सुरेश चंद्र से मैं बात करता हूँ। सर, कैसे हैं आप? मेरा सभी साथियों को आपके माध्यम से जय भीम और मंगल कामना बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी के लिए। जो अभी आपने अपनी बातों में कहा तो वो वास्तव में एक प्रश्न पुंज है। काफ़ी सारे प्रश्न एक साथ जुड़े हुए हैं और जहाँ तक कि राजेंद्र पाल गौतम की बात है तो मैं तो आपके माध्यम से उनसे पूछ लेना चाहता हूँ, उनके जो समर्थक हैं उनसे पूछ लेना चाहता हूँ कि आप किस हैसियत से वहाँ पर गए थे? एक शिष्टाचार कहता है, एक नैतिकता कहती है कि मैं किसी से मिलने यदि जाना चाहता हूँ तो मुझे वहाँ पहले अपना मैसेज तो भेजना चाहिए और उस मैसेज को लिखित में अपॉइंटमेंट भी कहते हैं। तो एक अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो एक साधारण वो तो है नहीं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की नेता है और अपने में विद्वान है, अनुशासन प्रशासन में इस देश में पॉपुलर हैं, आयरन लेडी का खिताब उनको मिला है। तो फिर ऐसे आदमी से मिलने के लिए क्या ऐसे कौन जाना चाहिए? तो वह राजेंद्र पाल गौतम जी का सरासर गलती है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो अब ये इस तरह के व्याख्यान या उनके समर्थकों का ये कहना किसी भी तरीके से उचित नहीं। सर, कांग्रेस को बैरंग लौट आना और ये मैसेज नहीं जाता कि बहन जी किसी से मिलते नहीं? देखिएगा, ये तो आपका कहना उचित नहीं कि माने बहन जी किसी से मिलती नहीं। माने बहन जी ने जिसको बुलाया या माने बहन जी से उनके रिसेप्शनिस्ट के माध्यम से समय लेकर के मिलने का टाइम लिया है, माने बहन जी मुलाकात करती हैं। हम साधारण कार्यकर्ता हैं, जब माने बहन जी ने बुलाया या हम लोग गए हैं तब जो है
हमारी तो मुलाकात हुई है, और हमारी मुलाकात तो मानी बहन जी से अनेकों बार हुई है। जब जब उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं या हमको अपनी बात मानी बहन जी तक पहुँचानी है, तो मीटिंगें हुई हैं। और फिर राजेंद्र पाल गौतम साहब किस हैसियत से वहाँ गए थे? उनको कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा था, या मैं शब्द मेरे तीखे हैं कि मुंह उठाया, जिधर को चाहा उधर को चल दिए? अरे भैया, आप लखनऊ शहर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ जो कोई जाएगा वो भी माने बहन जी के पास चला जाएगा क्या मिलने के लिए? मैं सवाल लूंगा आगे सर। मेरा सवाल है कि राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि मैं भी तो मंत्री था, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के लोग आते थे, समाज के लोग, मैं उनसे चर्चा करता था, बातें करते। बहन जी तो हमारे समाज की नेता है, हम समाज के नाते गए थे, पार्टी नाते थोड़ी गए थे। नहीं, आप क्या मकसद लेकर के गए हो? मकसद तो पहले वहाँ पर रजिस्टर कराना चाहिए, पहुँचाना चाहिए कि नहीं? तुम मंत्री थे, खाक के मंत्री थे, क्या किया तुमने मंत्री पद लेकर के? अरे भाई, जिस मंत्री पद पर आप पहुँचे वो संदीप वाल्मीकि जी का मंत्रालय था। संदीप वाल्मीकि को जब आप पार्टी ने उसमें दखल दिया, उसको जेल दिखा दी, तुम्हारा मुंह तो नहीं खुला था। तुम अगर समाज के कल्याण करता थे तो तुमको तो बोलना चाहिए था, लेकिन तुम अपने स्वार्थ में नहीं बोले, आप पार्टी में नहीं बोले। फिर उसके बाद जब आपके साथ ये हो गया तो फिर दूसरे वाले नहीं बोला, राजकुमार। और फिर जब राजकुमार के साथ हुआ वो भी तो चले गए दूसरी जगह। इसलिए उनका कोई मकसद नहीं था, केवल मात्र लखनऊ गए, उधर से वो बाराबंकी वाले सांसद जी हैं पूनिया साहब, पता नहीं सांसद के पास इतने दिमाग है क्या? अरे भाई सांसद जी, आप भी तो टाइम नहीं देते हो। आपके पास अर्जी लगाई जाती है, आपके पास फोन किया जाता है, आपका पीए जो भी है वो पहले टाइम देता है, तब आदमी से आपकी मुलाकात होती है। तो आप ऐसे ही चले गए वहाँ? होना चाहिए। अब देखो, नीला गमछा पहनते हैं, बहन जी से मिलने के, तो हो सकता है बहन जी से मिल करके पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे। अरे नीला गमछा का इतना बहुत बड़ा वो नहीं रह गया है अब इस देश में। नीला गमछा तो जिनको इन लोगों ने बदनाम किया है, उन लोगों ने भी नीला गमछा आजकल वो डालते हैं। और इतना ही नहीं, अगर मैं 2006 का आपको जिक्र कर दूं तो उस दौरान का इतिहास उठा करके देखिएगा कि 2006 में लखनऊ में मेरे ब्राह्मण समाज ने जब प्रोग्राम किया, आए है क्या सीन था जब मेरे ब्राह्मण समाज का आदमी सीधे हाथ में नीला झंडा बहुजन समाज पार्टी का लेकर के और बाएं हाथ में शंख लेकर के दौड़ा चला जा रहा है मंच की तरफ, और नारा लगाता वो जा रहा है कि ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी संसद जाएगा। तो नीला झंडा तो वो भी है। तो नीला झंडा, नीला गमछा तो बहुत सारे लोग आजकल गले में डाल लेते हैं, ये तो बड़ा पॉपुलर और मान सम्मान का वो हो गया है। क्या है, तनुज पुनिया और राजेंद्र पाल गौतम जब मिलने गए थे तो क्या बिना राहुल गांधी की इजाजत के, सोनिया गांधी की इजाजत के, प्रियंका के इजाजत के बिना भी जा सकते हैं? देखिएगा, सोनिया गांधी जी और प्रियंका जी और राहुल जी, इनसे तीनों से कोई बात नहीं हुई। ये तो वहाँ से प्रोग्राम करके आ रहे थे, प्रोग्राम करते लखनऊ से निकल रहे हैं, सोचे कि तो माने बहन जी से मुलाकात करते हुए जाते हैं। क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम समाज के होने के नाते कभी कभी बसपा की मीटिंगों में पहले शुरू में हाजिर रहे हैं, लेकिन चूँकि स्वार्थी आदमी हैं, समाज को दाव पे लगा देने वाले लोग हैं ये लोग, और नहीं तो इनको रुकना चाहिए था पार्टी में। ऐसा काम न करके तो इन्होंने, और फिर वे तीनों तो एक परिवार के लोग हैं। माने राहुल जी, माने शब्द में इसलिए बोल रहा हूँ, मैं उनका वकील नहीं हूँ, उनसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ मैं, लेकिन फिर भी चूँकि इंसान है और अनुशासन बहुजन समाज पार्टी के ही पास है। हमारा कार्यकर्ता कोई भी किसी को बदतमीजी से नहीं बोलता है। इसलिए माने राहुल जी अथवा प्रियंका जी अथवा सोनिया गांधी जी, वे तीनों तो चलिएगा पार्टी में जिस स्थान पर होंगे, लेकिन उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या उनसे भी कह करके गए हैं, उनसे इजाज़त लेकर के गए हैं कि मैं वहाँ माने बहन जी से जा करके और कांग्रेस के लिए कोई रास्ता बनाने जा रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, केवल मात्र मजे मजे में और हमारी पार्टी को ये बदनाम करने की एक बहुत गहरी साजिश है। बहुजन समाज, सब समाज से मेरी अपील है कि इस तरह के व्याख्यानों में कहीं पर भी कोई यकीन न करके, भाई हमने माने बहन जी ने मना नहीं किया, लेकिन चूंकि माने बहन जी अपने उसमें लगी हैं, तो भाई जब तुम बिना किसी प्लानिंग के माने बहन जी के यहाँ पहुँच गए तो माने बहन जी तुम्हारी प्लानिंग थोड़ी ना चलेंगे। सर, क्या चलते हुए इसी तरह से क्या केजरीवाल से कोई मिल सकता है, सोनिया गांधी से मिल सकता है और राहुल गांधी से मिल सकता है? तो क्या दर्शाना चाह रहे हैं कि गए और बैठक लौट आए? देखिएगा, मुझे हंसी इसलिए आ रही है, इस देश में आज की जो राजनीति
आज के जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन प्रधानमंत्री महोदय से केवल जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो बिना अपॉइंटमेंट के मिल लेते हो। बाद बाकी तो कोई मंत्री है, संतरी है या कोई सांसद है, बिना अपॉइंटमेंट के मिल नहीं सकता। और अपॉइंटमेंट ही नहीं, अपॉइंटमेंट भी क्लियर होने के बाद, समय मिल जाने के बाद, भाई मैंने अपनी बात कही कि मुझे आपसे मिलना है, तो ये तो मेरी बात है। आप क्या मेरे से बात करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, उसके लिए समय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। जब समय मिल जाएगा तब मुलाकात होगी। तो और दलों में भी, चाहे वो आप पार्टी है चाहे और कोई है, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, इस तरह से सीधी सीधी मुलाकात एक साथ तो नहीं हो सकती। सर, क्या बहन जी जो नाम लिया है इनसे हैसियत कम है क्या बहन जी का? मैंने तो पहले ही कहा कि किस हैसियत में वहाँ पर गए हैं। कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के वो पदाधिकारी हैं। पदाधिकारी तो किस स्तर के हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ने उनको जो वहाँ जाने के लिए आदेश किया कि भाई आप माने बहन जी से मुलाकात करके आइएगा और ये योजना है, ये हमारी स्कीम है, हम ये चाहते हैं कि भाई उनसे मुलाकात हो जाए, तो क्या ऐसा कोई दिशा निर्देश था? ऐसा कुछ नहीं था। वो तो मजे मजे में वहाँ गए। अब मजे मजे में बैरंग चले आए तो उसमें बुरा क्या मान रहे हैं? माने बहन जी मेरी नेता हैं, आपकी भी नेता हैं, तो आप भी बहुजन समाज में आते हैं। राजपाल गौतम जी, आप सब समाज की भी व्याख्या में आते हैं, इसलिए आपको अपने नेता के विषय में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। केवल मात्र अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस आपका राजनीतिक दल हो सकता है, लेकिन पैदाइशी जिस कौम से आप वास्ता रखते हैं, जिस विचारधारा से आप आस्था रखते हैं, वो विचारधारा केवल मात्र बहुजन समाज पार्टी के पास है। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य बहन जी हैं, तो मान्य बहन जी पूरे देश की नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। तो वो तो आपकी भी नेता हो गई, तो उनको मान सम्मान के साथ आप पेश आइएगा। ये बदनामी के कहीं बात ना रखिएगा। और इस टॉपिक को अगर समझदारी है और थोड़ा सा भी दिमाग रखते हो तो तुरंत तत्काल वहीं पर रोक देना चाहिए। सर, क्या इंडिया गठबंधन कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है क्या? किस तरह से जो चर्चा आ गया है कि बहन जी के साथ गठबंधन की बात चल रहा मीडिया में, तो ये कांग्रेस के लोग केवल यूपी में ही क्यों गठबंधन करते हैं, बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में, यहाँ पर तो बीएसपी का कोई नाम ही नहीं लेते? देखिएगा, मेरे उत्तर को आपने अपने शब्दों में कह दिया है और उसमें गठबंधन की तो कोई बात ही नहीं रह गई है। हमने कांग्रेस को 1996 में गठबंधन करके देख रखा है, जब 126 सीट पर कांग्रेस को लड़ाया गया और 300 सीट पर बसपा के कैंडिडेट रहे, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव नहीं निकला। और फिर वो दल कांग्रेस जिसने हमारे साथ 2 बार दगाबाजी की हो राजस्थान में, कि हमारे एमएलए जीत कर आए, उनको लोभ लालच दे करके, स्वार्थ भावना के तहत उनको फंसा करके और ले गए, लूट कर ले गए हमारे 6 एमएलए की 2 बार। तो ऐसी पार्टी से, और ऐसी पार्टी तो छोड़ दो, अभी कुछ बातें गर्म में हैं, उनको इतनी जल्दी चर्चा करना उचित नहीं है। लेकिन मान्य बहन जी का आज तक तो इशारा ये है और भविष्य में भी वो तटस्थ हैं कि हमारा गठबंधन किसी से नहीं होगा। तो उसके भी बहुत सारे कारण। तो सर, क्या कांग्रेस जो है सपा के पेट में छुरा भोंका है कि अभी गठबंधन सपा से है लेकिन इधर बीएसपी से मिलने आ रहे हैं, तो क्या सपा के अंदर पेट में छुरा भोंकने का काम नहीं कांग्रेस कर रही है? देखिएगा, मुझे बार बार हंसी इस बात पे आ जाती है कि बड़ी मामूली सी बात है, सपा का अस्तित्व क्या रह गया है? वो सपा जो अपने इतने बड़े मंत्री की कोई हिफाजत न कर सके, अमरोहा वालों की, इस्लाम मत के हैं, उनकी कोई भी वकालत नहीं कर सकी। अरे भाई, सपा के पास कोई तो वकील होगा, मुकदमा है, पार्टी कोई भी हो, मुकदमा है, कोर्ट में पेश होना है, तो उनको जेल हो गई। अब उनकी तरफ भी पासा फेंका जा रहा है, चर्चा की जा रही है। तो ये सपा को सोचना होगा कि कांग्रेस कहीं दोहरी चाल तो नहीं चल रही है। केवल मात्र मान्य बहन जी का नाम और बहुजन समाज पार्टी का नाम इस्तेमाल करके सपा को कुछ सबक सिखाने के बाद अगर कोई इसके बीच में उनका कोई सोच है, तो वो कांग्रेस वाले और इधर सपा वाले दोनों जाने। उसमें हमारा कहना, मेरे दल का कहना इस मामले में कुछ नहीं है, वे दोनों अपनी सोचते रहे। क्या बहन जी, सोनिया गांधी हुआ, राहुल गांधी हुआ, प्रियंका गांधी हुई, तो क्या
इनके अलावा और किसी से नहीं मिलना चाहेंगे? देखिएगा, ये तो जिनकी उत्तराधिकारी माननीय बहन जी हैं, मान्यवर कांशीराम साहब भी हैं, किन्हीं को ऐसे तो मिलने नहीं गए जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, लेकिन उनकी क्षमता दूसरी थी। वो अगर मिलने गए हैं तो न्योते पर गए हैं। चौधरी देवीलाल साहब ने जब बुलाया था तो चौधरी देवीलाल साहब से भी ये बात कही गई थी कि देखो भाई देवीलाल जी, मैं भी इस देश में दुखिया हूँ और तुम भी दुखिया हो। जब उनको देवीलाल जी को सरकार से हटा दिया था और राष्ट्रपति भवन से इनका तमाम तामझाम बाहर करवा दिया गया था, तो उस दौरान साहब ने जिक्र किया था कि हाँ भाई देखो भाई देवीलाल, तुम भी इस देश में दुखी हो, मैं भी दुखी हूँ। मेरे बहुजन समाज के साथ बहुत अनिति, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार के सारे शिकार मेरा ही समाज का आदमी होता है, तो तुम भी दुखी हो। तो हम दोनों मिलकर के तो ये बात कर सकते हैं कि दुखिया बोले दुखिया की। लेकिन मान्य बहन जी आज जब राष्ट्रीय स्तर की नेता है, वो अपने डिसीजन लेने में सक्षम है, सरकार चलाने में सक्षम है, तो इनसे मिलने और तो और ये भी ऐतिहासिक तथ्य है कि मान्य बहन जी आज तक किसी दल के किसी भी नेता से उसके निवास पर और उसके कार्यालय पर कभी मिलने नहीं गई हैं। क्यों नहीं गई हैं? मनोबल वाली हैं, साहसी हैं और सोच विचार में, प्लानिंग में अव्वल दर्जे की हैं। उनसे ज़्यादा दूसरे हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम जीरो से चल करके 4 बार सत्ता में रहे तो प्लानर तो है मान्य बहन जी, ये तो मानना होगा जी। तो क्या सर बीएसपी का जिद है कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बेमेल शादी बेमेल गठबंधन नहीं करेंगे? बेमेल और मेल हम गठबंधन ही नहीं करेंगे। उसका कारण है इस देश में केवल मात्र बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको बेहतरीन तजुर्बा है, उन्होंने वही एकमात्र ऐसी नेता है, राजनीतिक नेता इस देश में, जो अपने वोटर को उचित समय पर उचित इशारा करके वोट ट्रांसफर करवा सकते हैं। इस देश में किसी भी राजनीतिक दल का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई भी नेता अपने वोटर से वोट ट्रांसफर नहीं करवा सकता है। उसका कहना वोटर नहीं मानता है, और यही बेस होता है गठबंधन का कि भाई अपनी वोट हमें दो, हम अपनी वोट आपको दिलवा देंगे और दोनों मिलकर के सत्ता में आएंगे। तो ऐसा हमारी तरफ से तो हो गया है। मान्य बहन जी के आदेश को मान करके हमारे वोटर ने वोट ट्रांसफर किया है, लेकिन दूसरे दल का वोट हमें नहीं मिल पाया है। इसलिए हमारे साथ हर बार छलावा हो जाता है, धोखा हो जाता है। अब बार बार हम धोखा खाना नहीं चाहते हैं, और मान्य बहन जी का तटस्थ बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि हमें गठबंधन से सदैव नुकसान हुआ है, इसलिए हम इस तरह का गठबंधन करने के मूड में नहीं है। जी सर, चाहे मानवर काशीराम जी हो, बहन जी हो, इतिहास है कि कभी भी गठबंधन के किसी के दरवाजे पर नहीं गए, तो क्या बहन जी के अंदर ईगो है? नहीं, इसमें ईगो की तो कोई बात नहीं। ये तो बिल्कुल मैथमेटिक्स का सवाल है कि भाई मेरा और आपका एक समझौता होगा बैठ करके कि भाई मैं इतनी सीट पर लड़ूंगा, आप इतनी सीट पर लड़ोगे। आप अपने दल के समर्थित वोटर से हमारे कैंडिडेट को वोट डलवा दो, हम अपने वोटर से आपके कैंडिडेट को वोट डलवा देते हैं, और आपका जीत आएगा, हमारा जीत आएगा, दोनों मिलकर के सरकार चला लेंगे। गठबंधन का मकसद, ये उद्देश्य ये होता है। लेकिन मैं तो अपने वोट को वोटर से ट्रांसफर करवा दूं, आपके यहाँ आपके एमएलए को जिता दूं, आपके कैंडिडेट को जिता दूं, लेकिन आप चालाकी बरतें, या आपकी मजबूरी है, या आप में कमी है कि आपका वोटर आपका इशारा नहीं मानना चाहता है, मानता भी नहीं है, और आपके वोटर की वोट मेरे कैंडिडेट को नहीं मिली, तो फिर गठबंधन कहाँ सफल हुआ? इसलिए सफल गठबंधन के लिए दोनों की क्षमता बराबर होनी चाहिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में तो ये कला है, माने बहन जी के आदेश में तो ये पहचान और कला है कि बहन जी के आदेश पर वोट हमारा चला जाता है, लेकिन हमको वोट दूसरे दलों का नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ा मुख्य कारण है, इसमें कहीं ईगो की और उसकी बात नहीं है, राजनीतिक बिल्कुल आंकड़े हैं, और ये अब तक हमने देखा है। उसी वजह से माने बहन जी उस नतीजे पर पहुंच करके कि भाई गठबंधन से हमें नुकसान हुआ है, इसलिए गठबंधन करने से कोई लाभ नहीं है, तो फिर गठबंधन हम नहीं करें। सर, आम धारणा बनी हुई है सर
कि बहन जी के पास एक भी सांसद नहीं है। अगर बहन जी बना लें, अपने दिल से रोड पर निकल जाएं, तो पूर्ण बहुमत से सरकार बीएसपी की बनेगी। देखिएगा, जो आम धारणा की बात है, अब धारणा तो कोई कैसी भी बना ले। अभी मान लीजिए हापुड़ में कार्यक्रम हुआ है, जहाँ पर माने बहन जी का जाना नहीं हुआ है, वहाँ पर आकाश आनंद जी का भी जाना नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर हमारे दूसरे जो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं मुमताज जी, वो वहाँ पर गए हैं। तो सारे में चर्चा है मीडिया में कि भाई इतना बड़ा प्रोग्राम, अब मान लीजिए माने बहन जी वहाँ पर पहुँची होती और आकाश जी भी वहाँ पर पहुँचे होते, फिर तो वहाँ पर जगह की कमी पड़ जाती। वो पूरा पंडाल जितना उन्होंने तैयार किया, सारा खचाखच भरा हुआ था, और पूरा मीडिया में चर्चा है कि भाई माने बहन जी आती, आकाश जी आते, तब कितना यहाँ पर भीड़ होता। तो इसलिए जो आम धारणा है, वो आम धारणा कोई कैसी बना ले। आज जब हमारे दूसरे सेंट्रल लेवल के जो नेता हैं, उनको भी माने बहन जी ने आदेश करके भेजा है कि भैया आप चलो जरा उधर, मैं दूसरा काम करती हूँ, दूसरी प्लानिंग करती हूँ। तो इसमें अब आम धारणा कोई कैसी बना ले। अब यूँ तो आम धारणा में हमको बख्शा किसने है, इस देश के इतिहास को उठा करके देख लो, हमें बख्शा किसी ने नहीं है। तो वो आम धारणा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि तो उससे हमारा कोई संबंध भी नहीं। सर, जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम के साथ आप पार्टी में वो एक बात प्रतिज्ञा लिया, तो उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो अगर बीएसपी में होता तो क्या यहाँ भी ऐसा होता? देखिएगा, माननीय बहन जी ने भी एक आध बार ये घोषणा कर दी कि यदि जिनके लिए भी इशारा जाता है कि यदि आप नहीं माने तो हम इकट्ठ में आकर के बौद्ध धर्म को अख्तियार करें। राजेंद्र पाल गौतम जी नकली बौद्धिस्ट हो सकते हैं, असली बौद्धिस्ट को तो ये बात कहने की जरूरत ही नहीं है। 22 प्रतिज्ञा तो बाबा साहेब दे गए। अब बाबा साहेब दे गए तो ये अनेकों बार पढ़ी गई हैं, और अनेकों बार मानने वाले लोगों ने संकल्प लिया है। तो राजेंद्र पाल गौतम जी का वो भी एक स्टैंड था, जो अम्बेडकर भवन पर ये नाटक किया, ड्रामा किया, और फिर वो काहे के मंत्री थे, क्या उनका मतलब स्थान था आप पार्टी में, जो 22 प्रतिज्ञा। सर, आप सवाल उत्तर दीजिए ना सर। मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई क्या स्तर था उनका। अरे बचपन में होते तो इस तरह से मंत्री पद छीन ले जाता। 22 प्रतिज्ञा की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ तो जैसे ही आदमी आता है, अपने आप स्वयं एक प्राकृतिक व्यवस्था में धर्म की तरफ मानसिकता आप घुमाते ज्यादा मास्टर जी, जो सीधा सवाल सीधा उत्तर। इसमें घुमाने की कोई बात ही नहीं है, इसमें घुमाने की कोई बात ही नहीं है। ये तो हमारा आचरण है। 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहेब कह गए, जब बाबा साहेब को मानते हैं, जान गए हैं, तो उनकी कही हुई बातों को हम मानने का भी पूरा जिंदगी में सफल प्रयास करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उनमें स्वयं यकीन करता हूँ और अपने चरित्र में ढाला है। भाई पंचशील का तो पूरा चरित्र रखता हूँ अपने पास कि न मैं देखिएगा बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू, मांस, मदरा, जुआ, सट्टा, अय्यासी, पंचशील का एक आचरण है। तो मैं इनसे सारी चीज़ें इनसे कोसों दूर हूँ, और ये चीज़ें मेरे कहीं नज़दीक भी नहीं है, मेरे परिवार में भी नज़दीक नहीं है। तो इसमें मैं 22 प्रतिज्ञा लूँ तो उसका तो बताओ कहाँ आवश्यकता पड़ गई है। लेकिन क्योंकि बाबा साहेब ने कहा है तो उनको दिल से मानना चाहिए, नाटक नहीं करना चाहिए, मेरा ये कहना है जी। और उन्होंने वहाँ पर नाटक किया था, और जब इतने बढ़िया थे, मंत्री पद पर ही थे, तो वो उनको केजरीवाल साहब को क्यों नहीं समझा पाए कि आप भी तो 22 प्रतिज्ञा लेने वाले हो, आप भी तो 22 प्रतिज्ञाओं पर यकीन करते हो, और नहीं तो बोलो कि बाबा साहेब को हम नहीं मानते। लेकिन उतनी बात नहीं कह सके। केवल पार्टी ने अगर उनको हटा दिया तो तुम हट गए, तो फिर वहाँ रुके क्यों, तुरंत तत्काल आते ना। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। इसलिए उनकी मानसिकता में और उनकी विचारधारा में, और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में, बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतकों, कार्यकर्ता, पदाधिकारियों और माननीय बहन जी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सर्वमान्य नेता हैं, उनके कहने में, मानने में और उनके उसमें, अरे साहब जमीन आसमान का अंतर है। वो जो एक देसी डायलॉग किस खेत की मूली है, हाँ, लेकिन वो समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो कांग्रेस में टिक नहीं पाए। सर, अभी एक देश में हलचल मच चुका है सर, कॉर्पोरेट जन पार्टी का उदय हो चुका है, 4 दिन में 1 करोड़ फॉलोअर बन गया है, क्या लगता है आपको? इस देश में
मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का स्थापना करके इस तरह का संदेश दे दिया, जबकि उन्होंने मना किया है अपने अल्फाजों में कि इस देश में बाबा साहेब के नाम पर इतने इतने संगठन हैं, हजारों और लाखों की तादाद में संगठन हैं, लेकिन समाज का भला नहीं हो पा रहा है। तो जो बहुजन समाज के लोग हैं वही भ्रमित होते हैं, वही विचलित हो जाते हैं। अरे जंजी बना रहे हैं सर पार्टी के। ना ना ना, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। और ना अब तक इस तरह 4 दिन में 1 करोड़ लोग फॉलोअर बने हैं सर। फॉलोअर बन जाना, फॉलोअर्स का जिंदगी थोड़ी ना बना। वो पार्टी को जरूर मजबूत कर देंगे कुछ ले दे करके, बाद बाकी इससे ज़्यादा राजनीतिक क्षेत्र में वो अपनी सफलता कहीं पर भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इस तरह के राजनीतिक दल बहुत बने और आज वो अपनी पार्टी को सत्ता में जो दल है उसके लिए समर्पित कर देते हैं, अपने को सरेंडर कर देते हैं और वहाँ फिर स्थान ढूंढते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, राजनीति एक हैं, वो जो है कभी गाली बकते हैं मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, दूसरे अल्फाज बोलते हैं, फिर उनके चरण वंदना कर लेते हैं। ऐसे ही लोगों की भरमार हो गई है। उससे न देश का भला होना है, न समाज का भला होना है, न उनका व्यक्तिगत जो यहाँ का सिस्टम है जाति पात, उसका भी कहीं भला नहीं है। सर नेपाल में देखो जेनजी ने तो परिवर्तन कर दिया सर। हाँ, मैं उस बात से सहमत हूँ। आपने ये बात रखी उससे मैं सहमत हूँ। और कभी कभी यहाँ पर भी ऐसा डर लगता है, अभी भी ये बात भी मीडिया में उठी, उस मीडिया में उठी जिस मीडिया के लिए गोदी मीडिया कहते हैं, कि भी ये जो डेमोन्स्ट्रेशन का मामला हुआ नीट के ऊपर, या उससे पहले भी डेमोन्स्ट्रेशन के मामले हुए हैं, कि कहीं बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसी स्थिति या पाकिस्तान जैसी स्थिति मेरे देश में कहीं घटित न हो जाए, ऐसा डर लगा रहता है। क्योंकि जब कहीं अति हो जाती है, किसी चीज़ की अति हो जाती है, तो प्राकृतिक व्यवस्था में उसका इति होना सुनिश्चित है। आप कैसे देखते हैं कि बंगाल में बीजेपी का जीत हुई है, पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई है, बीजेपी का कहना है वो हिंदू की जीत हुई है, और हिंदू जो जीता बंगाल में उसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे शब्द से ही तो हमारा समाज त्रस्त है। जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, मुझे एक बार बताइएगा, जब इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म कुछ है ही नहीं, एक जिंदगी जीने का कोई रास्ता है हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र कहाँ पर है? हिंदू राष्ट्र कैसा हिंदू राष्ट्र? अरे बंगाल में बनने जा रहा है, वहाँ सरकार बन गई हिंदुओं का। हो नहीं सकता। तो नेपाल, वो बंगाल जो है एक प्रांत है भारत का। अब भारत के प्रांत में, बंगाल में अगर कोई हिंदू चीखने चिल्लाने लगे बेवजह से और बेवकूफ़ी के तरीके से, तो क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? अरे हिंदू राष्ट्र पूरे संसार में केवल मात्र एक नेपाल हुआ करता था। आज नेपाल भी हिंदू राष्ट्र का दर्जा नहीं रखता है। आज संसार में एक भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं है।